मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मित्रों, हम आज के क्लास में जीव विज्ञान के आमाशय से निकलने वाले एंजाइम के बारे में बात करेंगे। आइए मित्रों देखते हैं। मित्रों, यहाँ आमाशय में एक सेल पाई जाती है जिसे हम अर्जेंटो सेल कहते हैं। कौन सेल मित्रों? अर्जेंटो सेल। तो आमाशय में कौन सी सेल पाई जाती है? अर्जेंटो सेल। अर्जेंटो सेल जो होता है उसमें ये दो चीजों का, एक है हिस्टामिन और दूसरा वेगस नर्व का सिक्रीशन करता है। अर्जेंटो सेल क्या करता है मित्रों? हिस्टामिन और वेगस नर्व का क्या करता है? सिक्रीशन करता है। दूसरा काम, एक चीज यही और जान लीजिए, यहाँ जो है गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है 0.5 से 3.5 यानी 3.5, 0.5 से 3.5 तक इसका जो है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है, जो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। कैसा होता है मित्रों? स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांग एसिडिक होता है। और यही एक चीज और बता दे कि जो गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोलर होता है, कंट्रोल करता है, वो यही चीज है हिस्टामिन और वेगस नर्व। हिस्टामिन और वेगस नर्व जो होते हैं, ये हिस्टामिन और वेगस नर्व ये गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोलर होते हैं, इसको कंट्रोल किए रहते हैं। मित्रों, हार्मोन कंट्रोलर, तो हार्मोन कंट्रोलर की अगर हम बात करें, हार्मोनल कंट्रोल कह सकते हैं। इसमें स्टोमैच के अंदर एक पाइलोरिक पार्ट होता है। स्टोमैच के अंदर क्या पाया जाता है? पाइलोरिक पार्ट। और पाइलोरिक पार्ट से गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो हार्मोन जो कंट्रोल करने वाला है, हार्मोनल कंट्रोल जो होता है, तो स्टोमैच के एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। और पाइलोरिक पार्ट से गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है मित्रों। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इसके लिए मित्रों, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ये कौन करता है? पाइलोरिक पार्ट करता है। इतना समझ में आ गया होगा। स्टोमैच के अंदर क्या हुआ? पाइलोरिक पार्ट हुआ। और पाइलोरिक पार्ट से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और गैस्ट्रिक हार्मोन जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इतना समझ में आ गया। गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले कुछ एंजाइम है जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से लिखा कि रेणु की अम्मा पेप्सी लाई। रेणु की अम्मा क्या लाइए? पेप्सी लाई। तो रेणु से हो गया रेनिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। अम्मा से क्या हो गया? एमाइलेज। पेप्सी से हो गया पेप्सिन एंजाइम। लाइए से हो गया लाइपेज एंजाइम। कितने एंजाइम होते हैं यहाँ से गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले? कितने एंजाइम होते हैं? ये एंजाइम आमाशय से ही निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? आमाशय से रिलीज होते हैं। और ये कौन कौन है? रेणु की अम्मा पेप्सी लाइए। रेणु से क्या हो गया? रेनिन एंजाइम। पी से यहाँ कुछ नहीं, क्रॉस हमने कर दिया है। अम्मा से एमाइलेज एंजाइम, पेप्सी से पेप्सिन एंजाइम, लाइए से लाइपेज एंजाइम। ये जो काम करता है मित्रों, तो रेनिन एंजाइम क्या काम करता है? रेनिन एंजाइम के बारे में आगे हम बताते हैं, तब तक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए मित्रों। तो मित्रों, आइए हम रेनिन एंजाइम के बारे में जानते हैं। देखिए, अभी हमने बताया कि रेणु की अम्मा पेप्सी लाइए। रेणु से रेनिन एंजाइम हो गया था, एमाइलेज हो गया था अम्मा से, पेप्सी से पेप्सिन एंजाइम, लाइए से लाइपेज एंजाइम। ये मित्रों इतना आप जान गए। अब रेनिन एंजाइम काम कैसे करता है, या चारों एंजाइम कैसे काम करते हैं?
आइए मित्रों, देखते हैं कि कैसे काम करता है। रेनिन एंजाइम जो होता है, हमने देखा है बच्चों कि बच्चों के अंदर आप देखे होंगे कि बच्चा जब दूध पिया रहता है तो कभी कभी उसका पेट दबने के कारण दूध जो है दही के रूप में आ जाता है। किस रूप में मित्रों? दही के रूप में। और दही के रूप में जो आता है, इसका कारण रेनिन एंजाइम ही है। बच्चों में जो दूध दही के रूप में बाहर आ जाता है पेट दबने के कारण, इसी वहाँ रेनिन एंजाइम का मुख्य भूमिका होता है। कैसे? क्योंकि दूध में आपके केजीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन प्रोटीन? केजीन प्रोटीन। और वो दूध जो केजिन प्रोटीन पाई जाती है, यही रेनिन एंजाइम उस दूध के में केजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकाइजिनेट में बदल देता है। तो मित्रों, यह एंजाइम हमने लिखा भी है, यह एंजाइम मिल्क में, दूध में उपस्थित केजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकाइजिनेट में बदलता है, अर्थात दही में बदल देता है। दूध को किस रूप में बदल देता है? दही में। तो आप देखे होंगे जब कभी कभी बच्चा बच्चा खिलाते हैं आप लोग, तो उस समय देखे होंगे कि पेट अगर दूध पिया है बच्चा, उसका पेट दबने के कारण दही के रूप में बाहर उल्टी कर देता है। तो जो दही होता है वो कैल्शियम पैराकाइजिनेट होता है। मित्रों, मिल्क जो है, ये मिल्क को रेनिन एंजाइम ये कैजिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? कैल्शियम पैराकाइजिनेट में बदल देता है, अर्थात दही में बदल देता है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि अच्छा, बच्चों में तो ये काम करता है रेनिन एंजाइम, लेकिन वयस्क मानव में कौन काम करता है? तो वयस्क मानव में दरअसल कारण क्या है कि वयस्क मानव में जो होता है वो रेनिन एंजाइम का जो सिक्रीशन होता है, स्रावित होना होता है, जो स्रावण होता है, वो डक्टफुल होता है, डक्टफुल होता है। और इसीलिए ये जो है इसका कार्य, ये रेनिन एंजाइम अपना कार्यभार कौन किसको दे देता है? पेप्सिन को दे देता है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि वयस्क मानव में जो रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन है, वो डक्टफुल होने के कारण, इसके कारण डक्टफुल होने के कारण ये इसका कार्य कौन करता है? फिर पेप्सिन करता है। यानी हम लोगों में इसका कार्य कौन करता है? रेनिन एंजाइम का पेप्सिन करता है। क्यों पेप्सिन करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो हमारे डाइजेशन में प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है, अर्थात प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करवाता है? प्रोटीन का पाचन कौन करवाता है? तो जो है ये आपका पेप्सिन एंजाइम। आइए, लेकिन यही रेनिन एंजाइम जो था, इसी को कुछ साइंटिस्टों ने बछड़े के आमाशय से, कहाँ से? बछड़े के आमाशय, कॉफ के आमाशय स्टोमेट से रेनिन एंजाइम को आइसोलेट करके रैनेट टेबलेट बनाया गया। कौन सा टेबलेट? रैनेट टेबलेट। अभी प्रश्न जाने रहिए, क्योंकि मेडिकल वगैरह में पूछ लेता है कि रैनेट टेबलेट किसका बना होता है। तो रैनेट टेबलेट जान लीजिए, वैज्ञानिकों ने काफ के स्टोमेट से रेनिन एंजाइम को आइसोलेट किया और आइसोलेट करके कौन सा टेबलेट बनाया मित्रों? रैनेट टेबलेट। आइए अगला बात करते हैं, गैस्ट्रिक जो एमाइलेज होता है, कौन एमाइलेज? गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। किसका मित्रों? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। रखे रहिएगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या कराता है? डाइजेशन कराता है, पाचन कराता है, ये जाने रहिएगा। और एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में बदल देता है, तोड़ देता है। जो एमाइलेज एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक एमाइलेज किसका? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। और ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है सामान, वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में बदल देता है, तोड़ देता है। तो आइए मित्रों, एमाइलेज भी आप जान गए। अब पेप्सिन के बारे में, पेप्सिन और लाइपेज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए हम पेप्सिन एंजाइम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए मित्रों,
पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। किसका डाइजेशन कराता है मित्रों? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, पाचन कराता है। क्यों? कैसे? ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को प्रोटीओज में बदलता है। अब प्रोटीओज से पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स से पेप्टाइड, फिर अमीनो एसिड का निर्माण करता है। एक बार और सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? प्रोटीओजेज में। फिर किसमें बदलता है? पेप्टोन्स में। पेप्टोन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से अमीनो एसिड। क्लियर मित्रों? अब यही पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को किसमें बदलता है? पेप्टोन्स में। लेकिन प्रश्न ये पूछ सकता है कि कितने पीएच मान पर प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को 1.5 टू 3.5 पीएच वैल्यू पर पेप्टोन्स में बदलता है। और क्या? पेप्सिन एंजाइम एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। कैसा एंजाइम है? एंडोपेप्टाइडेज। इसकी पहले हमने सबसे पहले डाइजेशन में सबसे पहले बताया था एंडोपेप्टाइडेज, इजियोपेप्टाइडेज, दो बताया था। तो पेप्सिन एंजाइम कैसा पेप्टाइडेज है? एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। और फैट्स, वसा का जो डाइजेशन कराता है वो कौन एंजाइम कराता है? लाइपेज एंजाइम। वसा का जो डाइजेशन कराता है, पाचन कराता है, वो कौन एंजाइम है मित्रों? तो लाइपेज एंजाइम। कौन एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन कराता है। इसका पाचन कराता है वसा। अब यहाँ नोट में हमने लिखा है दो चीजें, क्योंकि इलियम दो जगह पाई जाती हैं, लेकिन जो इलियम, ILEU यम है, इलियम, ये पेल्विक गर्डर का पार्ट होता है। पेल्विक गर्डर का मतलब ये है कि यहाँ स्केलेटल सिस्टम से पेल्विक गर्डर का पार्ट होता है, जबकि इलियम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जैसे अभी हमने यहाँ बताया इलियम ये है, इलियम यहाँ ये इलियम है, और ये जो है आपका जेजनम है, इलियम है, फिर ये सीकम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, अभी इंटेस्टाइन में आगे बताएंगे। और रूमिनेंट जो एनिमल में एडिशनल चैम्बर होता है, जिसको हमने पहले भी बताया है कि उसे हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। रूमिनेंट एनिमल में क्या पाया जाता है? एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। और इस एडिशनल चैम्बर में एक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? रेटिकुलम। और उस रेटिकुलम में ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इसका मित्रों स्टार्च का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एडिशनल चैम्बर में एक जो है रेटिकुलम होता है, और उस रेटिकुलम में ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है मित्रों। आइए हम अब डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं मित्रों। बस अब छोटी आंत के बारे में पढ़ना है कि इसमें पाचन कैसे होता है मित्रों। अब मिलेंगे हम अगले क्लास में इंटेस्टाइन पढ़ने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने के लिए। तो सभी लोगों को धन्यवाद मित्रों, पुनः एक बार नमस्कार। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।